नमस्कार। मैं डॉक्टर वासुदेव शेट्टी, सह प्राध्यापक हिंदी विभाग। इस समय बीसीए के लिए हमारे कॉलेज में जो निश्चित पाठ्यक्रम है हिंदी के लिए, प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियां, उन कहानियों में से पहला कहानी नशा कहानी पर चर्चा करना चाहता हूं। इससे पहले कहानी कर्ता प्रेमचंद के बारे में जानना अपेक्षणीय है। दोस्तों, प्रेमचंद अपने कहानी के लिए काफी प्रसिद्ध है। साहित्य की सभी विधाओं में काम कर चुके हैं। लगभग 300 से ज्यादा कहानियां वे लिखे हैं और ऐसा कोई विषय नहीं है जो प्रेमचंद न लिखे हो। उनके 300 से ज्यादा कहानियां मानसरोवर जो अलग अलग भागों में आप देख सकते हैं। प्रस्तुत कहानी नशा काफी अर्थपूर्ण कहानी है। नशा शब्द सुनते ही हमें लगता है कोई दारू पी के जो नशा चढ़ते हैं या नशा के कारण जो गलत काम करते हैं, उस तरह हम सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रेमचंद जो चर्चा करना चाहते हैं ये बिल्कुल अलग है, लेकिन हम और आप महसूस किए हैं जरूर। दोस्तों, हम अक्सर, वो चाहे शिक्षक हो, दुकानदार हो, पड़ोसी हो या और कोई हो, दिनों दिन व्यवहार करते समय कई बार हम महसूस करते हैं कुछ लोगों का जो सोच विचार काफी प्लीजिंग होता है, अच्छा लगता है, कुछ लोग अच्छा नहीं लगता। धन के कारण किसी को उसका व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, यानी धन की नशा। रूप के कारण कोई बहुत सुंदर है, सुंदरता के कारण भी काफी दिमागी हो सकते हैं। अधिकार के कारण नशा बहुत सारे तरीके का हो सकता है। प्रस्तुत कहानी नशा, इसमें दो मित्र रहते हैं और दोनों इलाहाबाद में पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते हैं, हॉस्टल में हैं। एक है ईश्वरी, जमींदार का बेटा, और दूसरा है उसका मित्र बीर। बीर गरीब क्लर्क का बेटा है। सहज इन दोनों में आचार विचार व्यवहार में, बहस में काफी अंतर तो है। बीर अक्सर जमींदार लोगों के विरोध करता था। जमींदारी प्रथा के कारण, जमींदारों के कारण ही देश में गरीबी हर जगह देखने को मिल रही है। ईश्वरी चर्चा करते थे जरूर, लेकिन ज्यादा बहस नहीं करते, खींचते नहीं। बीर यही सोचते हैं कि उसके पास वादा करने के लिए, यानी चर्चा बढ़ाने के लिए, वाद विवाद के लिए उसके पास विषय नहीं है, ऐसे सोचते थे। लेकिन जब दूध ज्यादा गर्म करने से या साइकिल में हवा ज्यादा डालने से या ठीक से साफ न करने से नौकरों के ऊपर नाराज हो जाता था ईश्वरी। ये कभी कभी देख चुके हैं। देखिए, बहुत बड़ा रईस है लेकिन उसके पास उन दिनों में साइकिल है। ये बिफोर इंडिपेंडेंस का है। आज भारत में बहुत सारे तरीके का गाड़ियों को हम देख सकते हैं, लेकिन उन दिनों का हमें थोड़ा स्थिति को समझना भी आवश्यक है। दशहरे की छुट्टी आ गई। बीर सोचता है मैं गांव जाऊंगा तो आना जाना का किराए वगैरह खर्च जो है माँ बाप के लिए भारी पड़ सकता है, तो बेहतर इसी में है मैं हॉस्टल में ही रहूं। मित्र ईश्वरी कहता है चल मेरे घर, हम दोनों जाएंगे। ज्यादा, यानी तुरंत हाँ कहता है बीर। ज्यादा जिद करने या ज्यादा रिक्वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन ईश्वर इतना तो जरूर कहता है, देख यहां तुम अक्सर जमींदारों के विरोध करते रहते हो, वहां भी आके विरोध मत करना, क्योंकि हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा।
क्योंकि हमारी बिरादरी के लोग यही समझ के जीते हैं कि भगवान इसीलिए पैदा किया है कि आम लोगों के ऊपर राज करे। क्या तुम वहां से जाके मैं अलग हो सकता हूं ऐसा सोच रहे हो क्या? इस तरह वीर कहता है, लेकिन ईश्वरी ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। आगे बहस होती तो जरूर यही हो सकता था, ठीक है तुम यही रहो मत आओ, ऐसा हो सकता था। इसलिए वीर कहता है वो मेरे समझ के ऊपर छोड़ दिया। रात 9 बजे गाड़ी थी, सेकंड क्लास गाड़ी में जाने का पहली बार मौका वीर को मिलती है। काफी खुशी से वो सोचता है, रहता है। सबसे पहले पहुंचते हैं 6 बजे से, या क्योंकि 9 बजे गाड़ी होने के बावजूद भी वक्त से पहले पहुंचते हैं। वहां होटल में खाते हैं पीते हैं। होटल में ईश्वरी कुछ ऑर्डर करता तो तुरंत सेवक लोग दौड़ते दौड़ते आते थे, बैरियर वगैरह। लेकिन वीर कुछ मांगते तो ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते, उत्साह न दिखाते। वीर को यह अच्छा नहीं लगता। ईश्वरी के कपड़ों से, उनके जो वेशभूषा से पता चलता है कि ये जमींदार का बेटा है। और वहां के नौकरों का बर्ताव से ईश्वरी काफी खुशी महसूस करते हैं। कितने अच्छे नौकर हैं, हमारे पास भी नौकर है, काम छोड़ कहीं के, ऐसे कहते हैं। लेकिन वीर कहते हैं तुम इस तरह, यानी 8 आना जो बख्शिश तुम दिए इस तरह रोज देते रहो तो वो भी इससे ज्यादा अच्छी तरह से काम करेंगे, प्यार से बातें करेंगे। निकलते हैं। गाड़ी बीच में प्रतापगढ़ रुकती है। प्रतापगढ़ में कोई आदमी दरवाजा खोल के इनके पास आते हैं, लेकिन ये नाराज हो जाते हैं। वीर, स्पेशली वीर, ये सेकंड क्लास है क्योंकि वीर सेकंड क्लास में पहली बार बैठा है। लेकिन वो सोच के बैठा है या उसके दिमाग में परिवर्तन हो चुकी है और कोई आसानी से नहीं आ सकते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं ये सेकंड क्लास है। हाँ हाँ, एक नौकर को भी मालूम होता है एक सेकंड क्लास है, इसमें क्या बात है। और वो आके बैठता है और वीर को शर्म आती है, लज्जा महसूस करता है। और अगले सुबह ये पहुंचते हैं मुरादाबाद। मुरादाबाद पहुंचते हैं, बोर यानी अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह होते ये दोनों पहुंचते हैं। और इनको स्वागत करने के लिए 2 भद्र पुरुष यानी जेंटलमैन, एक रियासत अली और एक राम हरक, हिंदू और मुसलमान है, और एक 5 बेगार यानी नौकर आए हैं, गाड़ी लेके आए हैं, 2 घोड़े लेके आए हैं। रियासत अली पूछते हैं ये क्या, ये बाबू साहब आपके साथ बैठते हैं? हाँ हाँ, लिबास से तो ऐसा नहीं लगता। हाँ, ये गांधी जी के वक्त है, बहुत बड़ा रईस है। सालाना 2.5 लाख सालाना की रियासत है, तो जागीरदारी है इनके पास, बहुत बड़े कुंवर साहब है। जब महात्मा गांधी जी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में विदेशी वस्तुओं को जलाने का संदेश दिए थे, तो ये सारी कपड़ों को जला दिया और केवल खद्दर के सिवाय आज कोई नहीं पहनते। कितने सरल है। रियासत ने और एक उदाहरण देता है। महाराज चांगली ने एक बार इसी तरह वेश बदल कर घूम रहा था अपने लोगों को देखने के लिए, हालचाल सुनने के लिए। कोई बेगार ने उसको पकड़ लेता है, महाराज आप हैं, तो महाराज उनको बख्शिश देते हैं और वो बख्शिश से एक कॉलेज खोलते हैं। ऐसे वो बातें करते हैं। दोनों को चलने के लिए घोड़े थे, लेकिन घोड़े चलाना इतना प्रैक्टिस नहीं है वीर को, फिर भी वो बैठता है। मेरी तो जान निकल गई थी, ऐसे वो कहते हैं। लकीली ईश्वरी घोड़े ज्यादा तेज नहीं चलाए तो इसलिए वो आराम से इसके पीछे पीछे हो लिया। ईश्वरी का घर क्या था? फोर्ट यानी किला था, बहुत बड़े पैलेस जैसा, इमाम औड़े के फाटक और एक हाथी बांधा हुआ है। नौकरों को तो हिसाब नहीं, इतने सारे नौकर हैं। सब लोग मुझे सम्मान करने लगे क्योंकि कुंवर साहब आए हैं। जब मौका मिलते ही वो कहता है तुम क्यों इन लोगों को ऐसे इंट्रोड्यूस किए हो, क्यों मेरे जमीन फलीद कर रहे हो? तब वो कहता है इन बदमाशों को इसी तरह, गधों को इसी तरह सिखाना चाहिए। इन गधों के सामने यही चाल जरूरी है। थोड़ी देर बाद इनको स्वागत करते हैं, इनका हाथ पैर साफ करते हैं। अक्सर जिन
व्यवहार को ये विरोध करते थे। पता नहीं आज वो सब कहाँ गया है। नहाने के बाद कपड़ा वहीं छोड़ के चला जाता। जिस तरह ईश्वरी बिहेव करते हैं, व्यवहार कर बर्ताव करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह उससे ज़्यादा फॉलो या करना शुरू करते हैं। पता नहीं मेरा वह विचार आदर्श कहाँ चले गए। सोच के आए थे जरूर खूब पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कभी नदी के किनारे, खेतों में, खलिहानों में मजे से घूमते दौड़ते, दिनों दिन यानी चली गई, पता ही नहीं चला। ईश्वरी अपने कमरे में एक स्टोव अलग से रखा था, अंडा मंगवा के आमलेट वगैरह बनाते थे। भीतर बाहर हर कहीं जगह मेरे साथ थी। सब लोग मुझे इज्जत देते थे। एक दिन ऐसा हो गया, देर रात होने लगी है, रात हो गई। मेरे बिछाना यानी जो बेड, वो बिछाने के लिए कोई नहीं आया। मैं बिछा सकता था, लेकिन मैं कुंवर साहब हूं, नहीं बिछाया। कोई नौकर आया, उसको खूब डांटते हैं। इसके डांट की आवाज सुनकर ईश्वरी आता है, यस तुम अच्छी, ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए गधों के साथ, ऐसे कहते हैं। तो अगले दिन और एक घटना घटती है। सांझ हो गए, अंधकार है, और वहां लैंप है, मैच बॉक्स है, दिया सलाई है, लेकिन जलाने के लिए तैयार नहीं है बीर। और वहां देर से रियासत ले आते तो उनको ऐसे डांटते हैं, वो तो कांपने लगा। और उस दिन यहाँ एक ठाकुर, एक नौकर, वो कहते हैं, सुना है, क्योंकि इन गांधी जी के वक्त सुनकर उनको बहुत अच्छा लग रहा है, सुना है ये जमींदारी प्रथा निकलने वाली है और सब जमींदार लोग अपने खेतों को गरीब लोगों में बांटने वाले। ये क्या सही है? जमींदार लोग देंगे खुशी से? तब बीर कहता है, जरूर खुशी से देंगे। आप देंगे? हाँ हाँ जरूर। नहीं देंगे तो कोई जमींदार, सरकार खींच लेगी। ठाकुर कहता है, मुझे भी आप अपने जगह ले चलिए और कुछ जमीन दे दें। हाँ हाँ, जब अभी फिलहाल कोई विचार नहीं है, जैसे ही होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। यही नहीं, अपने गाड़ी का ड्राइवरी सिखाकर तुम्हें मेरा ड्राइवर बना लूंगा, ऐसे कहते हैं। उस दिन ठाकुर बहुत खुशी से झूम रहा था। पता चला है उस दिन वो महाजन को भी डांटा, जो महाजन इसे ऋण देता था, और उसको बीवी को भी डांटा, ऐसे सुनने को मिली है। तो ये बहुत अच्छी तरह से दिन काटे, और अब समय निकल गई, वापस प्रयाग जाना मौका आ गया है, और वापस जाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, निकलते हैं, रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। पता ही नहीं चला दिन इतने चली गई है। लेकिन इस समय उनको सेकंड क्लास नहीं मिली, इंटर क्लास भी नहीं। देखिए पुराने जमाने में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इंटर क्लास, कितने सारे क्लास थे, लेकिन अब इतने देखने के लिए नहीं मिलती। अब ये थर्ड क्लास में जाके बैठते हैं, खचाखच भरा हुआ है गाड़ी। वह एक गरीब आदमी है, उसके सामान है, उसके गट्ठर रखने के लिए कहीं जगह नहीं है, वो पीठ पर बांधे रखा था। कभी कभी हवा लेने के लिए दरवाजे के करीब आ जाता था, और मैं, बीर कहता है, मैं दरवाजे के करीब बैठा था, और आते जाते समय उसकी गट्ठर नाक को रगड़ने के कारण अच्छा नहीं लगता था। एक दो बार देखा, और बीर उसे छांटा लगाते हैं, थप्पड़ मारते हैं। बाकी लोग भी नाराज हो जाते हैं, कहते हैं, इतने आप संवेदनशील हैं तो आपको एक अपने गाड़ी बना के जाना चाहिए, या अव्वल यानी जो टॉप क्लास है ट्रेन में, उसमें जाना चाहिए। और ईश्वर भी कहता है, व्हाट एन इडियट बीर। और उस समय बीर का नशा उतर गया। प्रेमचंद बहुत सुंदर ढंग से ये नशा के बारे में कहता है। देखिए, एक गरीब लड़का, ईश्वरी इसलिए उसको ऐसे इंट्रोड्यूस करता है ताकि मेरे दोस्त का कोई अपमान ना हो जाए, सब लोग उसके साथ इज्जत से व्यवहार करें, इसलिए वो इंट्रोड्यूस करता है। कुंवर साहब है, सालाना 2.5 साल का रियासत है, लेकिन सब लोगों को इंट्रोड्यूस करने के बाद, और वो इतने इज्जत देते हैं, और उसके बराबर ये
व्यवहार करना शुरू करता है। अपना धोती साफ करने वाला आज साफ नहीं करता, वहां छोड़ता है। दिया सलाई वही है, उसे बत्ती नहीं जलाता। अपना बिछाना यानी बेड को नहीं बिछाता, और गरीब आदमी को मारता है, हालांकि ये खुद गरीब है। ये काफी इंटेलेक्चुअल ढंग से वो लिखे हैं प्रेमचंद, काफी अर्थपूर्ण कहानी है। प्रणाम।